सो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डेल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। जो डेल यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड जो डेल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेल यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी को डेल यूनिवर्सिटी के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता चले। हम अक्सर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात तो करते हैं, जो इस वीडियो के अंदर भी मैं करूँगा, लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में अक्सर काफ़ी कम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो वो भी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ कि डेल यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश की गई थी, तो अगर आप इमेजिन करोगे यार कोई यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी हो सकती है, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 40, 50, 60 कितनी हो सकती है? तो डेल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी आपकी 1922 के अंदर। लेकिन जो डेल यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने कॉलेज हैं वो और भी ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि वो जो कॉलेज थे वो सबसे पहले अपनी ऑटोनोमस बॉडी थे, बाद में उसको डीयू के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि जाकिर हुसैन कॉलेज। अगर मैं बात करूँ जाकिर हुसैन कॉलेज की, तो कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो वो एस्टेब्लिश किया गया था 1696 में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार 1696 से लेकर के 2022-2023 हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अगर आप उसको इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कितना पुराना कॉलेज था। और अगर आप इमेजिन करोगे कि किस तरह से उस वक्त बच्चे पढ़ाई करते होंगे, क्या ड्रेसिंग कोड होगा, और वो जो जनरेशन होगी, जो फर्स्ट बैच होगा उसका, वो जनरेशन सारी की सारी खत्म भी हो चुकी होगी अब तक। तो सोचकर ही बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन इतना पुराना कॉलेज है। इसके अलावा आपने देखो नाम सुना होगा सेंट स्टीफेंस कॉलेज का, राइट? तो सेंट स्टीफेंस कब एस्टेब्लिश किया गया था? सेंट स्टीफेंस एस्टेब्लिश किया था 1881 के अंदर। तो 1881 भी काफ़ी पुराना ईयर है, जो फर्स्ट बैच होगा वो भी सारा खत्म हो चुका होगा अब तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू एस्टेब्लिश किया गया था 1899 के अंदर। तो इतने पुरानी पुरानी जो कॉलेजेस हैं वो डेल यूनिवर्सिटी के अंदर है। और जब डी एस्टेब्लिश की गई 1922 के अंदर, तो इन सभी कॉलेज को डी का ही एक पार्ट बना दिया गया, राइट? इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि डेल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस एरिया है वो किस तरह का है, और क्या डेल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जैक्ट कोई कैंपस है भी या फिर नहीं है। तो कॉलेज एंड कैंपस की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि डेल यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि डेल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जैक्टली कोई कैंपस है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? लेकिन यही एक फैक्ट है। कैंपस हम लोग उस चीज़ को बोल सकते हैं कि ये भाई एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस बाउंड्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम लोग उसको अक्सर एक कैंपस बोलते हैं। लेकिन डेल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भाई एक बाउंड्री के अंदर सारे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो डेल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। जो कॉलेजेस नॉर्थ दिल्ली के अंदर है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। जो कॉलेजेस साउथ दिल्ली के अंदर है उसको हम लोग बोल देते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस। जो नॉर्थ एंड साउथ दिल्ली दोनों के बाहर है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, राइट? तो यही डिफरेंस है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के अंदर। कोई भी फोर्टिफाइड बाउंड्री नहीं है, कोई एक बाउंड्री नहीं है, बल्कि अलग अलग कॉलेजेस जो एफिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब अगर मैं बात करूँ कि टॉप कॉलेज की, तो देखो नॉर्थ कैंपस के अंदर नो डाउट सबसे बढ़िया कॉलेजेस आते हैं। लेकिन जो एक परसेप्शन होता है ना कि साउथ कैंपस के कॉलेज अच्छे नहीं है, वो एक गलत परसेप्शन है। मैं अभी आपका वो परसेप्शन जो है बिल्कुल सही कर देता हूँ। तो देखिए, नो डाउट यार नॉर्थ कैंपस के अंदर जो कॉलेज है वो एनआईआरएफ के अंदर, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और पूरे इंडिया की बहुत ही ज़्यादा टॉप कॉलेजेस हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा यार, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, स्टीफेंस है, मिरांडा है, एसआरसीसी है, या फिर रामजस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है। तो ये काफ़ी बढ़िया कॉलेज है और सारे के सारे नॉर्थ कैंपस के ही कॉलेज है। इसके अलावा डीआरसी भी है, एचडीबी खालसा कॉलेज भी है। ये सारे आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं साउथ एंड ऑफ कैंपस की बात करूं, तो फिर वहां पर आपने सुना होगा यार वेंकटेश्वर कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि इंडिया के भाई बहुत ही बढ़िया कॉलेज हैं। लेडी श्री राम तो जो एनआईआरएफ है उसके अंदर टॉप रैंकिंग में भी था 5 से 6 साल पहले। उसके बाद मिरांडा हाउस आ गया था। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जो साउथ कैंपस का जो परसेप्शन है कि यार ये अच्छे कॉलेज नहीं है या ऑफ कैंपस के अच्छे कॉलेज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहीद सुखदेव कॉलेज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, वो कोई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं है। लेडी श्री राम कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, ना ही नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। वेंकटेश्वर कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, एआरएसडी अभी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है एनआईआरएफ के अंदर। तो इस तरह से जो परसेप्शन है कि यार साउथ कैंपस के सारे कॉलेज बेकार है, ऐसा बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है इफेक्ट, कि कुछ ऐसे कॉलेज भी है भाई जो इतने ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता हूँ कि मैं बोल दूँ कि यार ये वाला कॉलेज बढ़िया नहीं है, वो वाला कॉलेज बढ़िया नहीं है। वो आप रिसर्च कीजिएगा। मैं किसी का एग्जैक्ट ऐसे नाम नहीं ले सकता हूँ कि यार ये बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉलेज ज़रूर है। तो ये है इनका कैंपस एंड कॉलेजेस का एक पर्सपेक्टिव जो आपको समझना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई फिर वहाँ पर डीयू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो देखिए, डेल यूनिवर्सिटी बेसिकली जानी जाती है उन कोर्सेज के लिए जो कि नॉन इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई आप बीटेक करना चाहते हो, तो डीयू के किसी भी कॉलेज से आप बीटेक नहीं कर सकते हो। एक वहाँ पर डिपार्टमेंट है सीआईसी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जहाँ से आप बीटेक कर सकते हो। उसमें काफ़ी कम सीट्स होती हैं, लगभग आई गेस 45 to 50 सीट्स हैं। और सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन बीटेक वहाँ पर ऑफर होती है, जो होती है मैथमेटिकल इनोवेशंस, राइट? तो बीटेक के लिए डीयू नहीं जाना जाता है। डीयू जाना जाता है भाई जिसको बीए करनी है, जिसको बीएससी करनी है, जिसको बीकॉम करनी है, जिसको बीबीए बीएमएस करनी है। डीयू
उन कोर्सेज के लिए जाना जाता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए का कोई कोर्स करना चाहते हो, बीए प्रोग्राम आप कर सकते हो। इसके अलावा फिर हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, सोशोलॉजी हो गया। इसके अलावा आपकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप बीए के कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, और भी एक दो कोर्सेज होंगे, आप रिसर्च कीजिएगा तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी के अंदर आप फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, या फिर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, तो इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं। होम साइंस भी है, और भी कुछ कोर्सेज हैं, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो। बीबीए, बीएमएस, बीबी जैसे कोर्सेज कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो जानी जाती है। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली आप डीयू को टारगेट कर सकते हैं। और जो बच्चे 12th क्लास के अंदर भाई नीट और जेईई के एग्जाम देते हैं, वो बैकअप के अंदर डीयू को जरूर रखते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, कैंपस एंड कॉलेजेस किस तरह के हैं, कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फीस एंड प्लेसमेंट की, फिर हम आएंगे एडमिशन प्रोसीजर पर। तो अगर मैं फीस एंड प्लेसमेंट की बात करूं तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए भी जानी जाती है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फीस काफ़ी कम है, और प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाती है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भाई दुनिया भर के कोर्सेज हैं, दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 77 कॉलेजेस हैं। तो आप किसी भी कॉलेज के अंदर कोई भी आप कोर्स करें तो जनरल जो आपकी फीस है वो लगने वाली है भाई, आपकी लगाकर चलिए कि भाई 8,000 से लेकर के 25,000 के बीच। उसके अंदर मोस्टली कोर्सेज आपके सारे के सारे कवर हो जाते हैं। एक दो कोर्स ऐसा हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स आप कर रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको भाई 40,000 50,000 के आसपास फीस देखने को मिल सकती है। स्टीफन्स कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज एंड कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर रेयरली आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस एंड कोर्सेज हैं वहाँ पर आपको भाई 8,000 से लेकर के 25,000 के बीच जो फीस है वो आपको देखने को मिलती है। तो इतनी कम फीस है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लगा के चलिए कि लगभग 25-30 बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस की, जैसे कि एसआरसीसी है या फिर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 2022 के अंदर जो प्लेसमेंट गई थी, वो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो थी, आप सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाओगे, वो थी 36 LPA की। 36 लाख का पैकेज एक ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट को मिल रहा है भाई शहीद सुखदेव कॉलेज से अपने मैनेजमेंट के बाद। तो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया पैकेज, आप आइडिया लगा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैसे कि स्टीफन्स है या फिर एसआरसीसी हो गया, मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, तो वहाँ पर भी जो हाईएस्ट पैकेज है आपको ऑलमोस्ट 20 LPA तक आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ये भी कोई कम नहीं है भाई ग्रेजुएशन करने के बाद एक स्टूडेंट के लिए, राइट। तो इतना बढ़िया जो हाईएस्ट पैकेज है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ऑफर हो जाता है। बाकी जो एवरेज कॉलेज है वहाँ पर भी जो हाईएस्ट पैकेज है आपको 10 LPA के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भी हाईएस्ट पैकेज की। बहुत सारे ऐसे पैकेज भी होते हैं जो हाईएस्ट से भी कम होते हैं भाई, और मतलब ऑब्वियसली होते ही हैं। तो आपको वहाँ पर 5 LPA 4 LPA इतने पैकेज ही बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आपको लग रहा है कि यार आप इस पैकेज के अंदर भी सेटिस्फाई हो कि आपको एवरेज वगैरह मिल रहा है, 4-5 लाख का पैकेज आपको मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो, तो भी डीयू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। एंड नो डाउट यार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, ROI के बेसिस पर डीयू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी तक तो मैं सारी तारीफ कर रहा हूँ, बाद में इसमें जो अलग पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन थे, 12th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन होते थे। लेकिन अभी डीयू ने अपना पूरा प्रोसीजर चेंज कर दिया है। लास्ट ईयर से ही आपको CUET का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। CUET बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। आपको वो एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसके स्कोर्स के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देता है, जो भी आपका स्कोर होता है, राइट। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि CUET के अंदर आपको डिफरेंट टेस्ट देने होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो जो भी आप कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से टारगेट कर रहे हो, मान लीजिए जैसे आप BBA कर रहे हो, तो BBA करने के लिए आपको अलग अलग टेस्ट चूज करने होते हैं। CUET के अंदर आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, मैथ्स देना है, प्लस जनरल टेस्ट देना है। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो, CUET के अंदर आपको अलग अलग टेस्ट देने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो आपको सारे के सारे टेस्ट देने हैं जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, और उस कोर्स के बेसिस पर DU आपको एडमिशन देता है। पहले आपको CUET का फॉर्म फिल करना है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, फिर DU का फॉर्म आता है, फिर DU का फॉर्म फिल करना है, आपके स्कोर्स वहाँ पर लगते हैं, और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। 12th क्लास की वेटेज बिल्कुल भी डीयू के अंदर नहीं है, सिर्फ CUET के बेसिस पर ही एडमिशंस होते हैं। तो अब ये डीयू का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो नया आ चुका है, उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे हेलो सेंड कर देना और तैयारी अपनी कर सकते हो CUET के लिए। एनीवे, तो चलो अभी आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि भाई कब एस्टेब्लिश किया गया था, कैंपस एंड कॉलेजेस किस तरह के हैं, कोर्सेज कौन कौन से डीयू ऑफर करता है, इसके अलावा फीस एंड प्लेसमेंट किस तरह की है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा एक बहुत ही जो ज़बरदस्त चीज़ है डीयू के बारे में, वो है वहाँ का फेस्ट एंड सोसाइटी कल्चर। वो क्या है? तो देखिए, डीयू जो है बेसिकली हो सकता है एकेडमिक्स मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा कम रैंक आता हो, बेशक हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बोलते भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो कल्चरल बेस पर, यानी कि फेस्ट कल्चर है, सोसाइटी कल्चर है, उसके बेसिस पर किसी से भी कम नहीं है। क्योंकि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के अंदर एक ऐसा कल्चर है कि आपको अलग अलग सोसाइटीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है। आपका इंटरेस्ट मान लीजिए
सिंगिंग के अंदर है, आपका इंटरेस्ट डांस के अंदर है, आपका इंटरेस्ट मान लीजिए किसी भी चीज़ के अंदर है, तो उसी तरह का एक ग्रुप आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। इसको हम लोग सोसाइटीज़ बोलते हैं। तो दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता है जिस तरह का ग्रुप वहाँ पर ना मिले। तो आपको हर तरह के वहाँ पे कॉलेज के अंदर ग्रुप मिलते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी कोर्स से हो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स सेम इंटरेस्ट के होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है। मान लीजिए आप डांस कर रहे हो तो भाई, और फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन हंसराज कॉलेज के अंदर हो गया है, तो डांस की जो सोसाइटी होगी उसके अंदर हंसराज के सारे जो स्टूडेंट होंगे डांस वाले ही होंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स उस एक ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे आपको, और आप आराम से अपनी जो स्किल है उसको आप पॉलिश कर सकते हो उस ग्रुप के अंदर रह करके। फिर उसके अंदर आप और आगे बढ़ते हो भाई, उसके अंदर आप मेंबर होते हो, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट तो बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो, अलग अलग पोस्ट होती हैं, तो वहाँ तक आप जा सकते हो, राइट। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स आपको हर कॉलेज के अंदर मिलते हैं, दुनिया भर के ग्रुप्स हैं। और जब फेस्ट आते हैं तो उसके अंदर फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हर कॉलेज के सारे ग्रुप्स एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, और वो जो एक कल्चर बनता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कल्चर है। तो डेंसिटी के लिए नो डाउट यार, अगर आप एकेडमिक्स के लिए दूसरा कोई कॉलेज देख रहे हो, यूनिवर्सिटी देख रहे हो, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोजर जानना चाहते हो कि यार एक ऐसा एक्सपोजर मुझे मिल जाए कि मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी। वहाँ पर जो फ्रीडम होती है, वहाँ पर जो आपको एक्सपोजर मिलता है, वो सच में बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ की जो बेसिकली आपकी जो पॉलिटिक्स भी होती है, आप उसके अंदर भाई कॉलेज लेवल पे भी पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कर सकते हो। तो जो भी फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं कॉलेजेस के, वो कॉलेज के जो पूरी पार्टी होती है वही ऑर्गेनाइज करती है। तो वही बाहर से फंड्स लेकर के आती है, जो भी स्पॉन्सर्स आते हैं वो अलग अलग कंपनीज होती है बाहर से लेकर के आते हैं, और वही स्टूडेंट जो कॉलेजेस के अंदर फेस्ट है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो जो एक एक्सपोजर मिलता है ना, वो एक अलग होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वही आपके फेस्ट ऑर्गेनाइज कर देता है, लेकिन डीयू के अलग अलग कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को ही फेस्ट ऑर्गेनाइज करने होते हैं। बेशक वो एसआरसीसी का फेस्ट हो जिसके अंदर करोड़ों का बजट होता है, बेशक वो हिंदू कॉलेज का हो जिसके अंदर अगेन करोड़ों का बजट होता है, वो सारा पैसा जो है भाई मार्केट से स्टूडेंट्स ही उठा करके लाते हैं, और स्टूडेंट ही उस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को बुलाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स के पास एक फ्रीडम होती है, तो वो डीयू आपको ऑफर करता है। तो इसके लिए डीयू मुझे लगता है यार इस मामले में तो डीयू सबसे बेस्ट है, राइट। तो इसके लिए आप डीयू को जरूर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये रहेगी। बस हाँ, एक चीज़ और भी है कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर भाई डीयू लेवल पर, कॉलेज लेवल पर तो अलग होता है, लेकिन जो दूसरे लेवल पर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लेवल पर, वहाँ पर यार मैन पावर, मनी पावर ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल बातें नहीं चलती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिर हम लोग आ जाते हैं कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, लेकिन लोग अक्सर बात नहीं करते, जो कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं डीयू के। पॉजिटिव तो आपने सुन लिए सारे के सारे, अब कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो भी आप सुन लीजिए। तो डीयू का जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव मुझे लगता है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, वो है वहाँ की अकोमोडेशन। कि भाई फीस तो मान लीजिए आपकी 8,000 है किसी कॉलेज की पूरे एक साल की, या 15,000 है एक साल की पूरे कॉलेज की, लेकिन वहाँ पर जो आपको रहने का कॉस्ट पड़ता है और वहाँ पर रहने की जो आपको फीस पे करनी पड़ती है भाई, अकोमोडेशन चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप कहीं पर भी बाहर पीजी लेते हो, रूम लेते हो, भाई 1 लाख से ज़्यादा का आपका खर्चा होने वाला है रूम पीजी का। फीस आप 15,000 भर रहे हो एक साल की, और रहने का खर्चा आप 1 लाख से ज़्यादा कर रहे हो। तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला जो हिसाब किताब है वही बन जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सोचो कि यार हॉस्टल्स में हम लोग रह ले, तो हॉस्टल के अंदर सीट्स काफ़ी कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हंसराज कॉलेज है, हंसराज के अंदर बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल अभी है भी नहीं, बहुत जल्द क्या पता बन जाए। और कुछ कुछ कॉलेज के अंदर अलग अलग हॉस्टल हो सकते हैं। तो हंसराज कॉलेज अगर मैं एग्जांपल लूँ तो भाई स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं, 3 साल अगर मैं इकट्ठे ले लूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 5,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वो हॉस्टल के अंदर कितनी सीट्स है, 200-250 के आसपास सीट्स होंगी, या फिर उससे भी कम ही होंगी। तो भाई जो बाकी बच्चे हैं 4,800 बच्चे, वो कहाँ जाएंगे, राइट। तो वो बाहर ही रहेंगे, वो पीजीज के अंदर रहेंगे, या फिर फ्लैट्स लेंगे, रूम्स लेंगे, तो उनके काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, बेशक आपको हॉस्टल भी मिल जाए, लेकिन हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आप बात करोगे तो भाई 4,000, 5,000 के अंदर आपकी 5-5, 6-6 महीने की फीस होती है। लेकिन डीयू के अंदर आपको एक साल की फीस जो है भाई 80,000, 90,000 इतनी फीस आपको देखने को मिलती है हॉस्टल्स की। किसी की 60-70,000 हो सकती है, लेकिन 10,000, 20,000 किसी की नहीं है। तो बेशक आप हॉस्टल लो, बेशक आप बाहर रहो, अकोमोडेशन आपकी काफ़ी महंगी होने वाली है। वेंकटेश्वर कॉलेज है, 1 लाख से ज़्यादा फीस है भाई हॉस्टल की। इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 1 लाख से ज़्यादा फीस है भाई हॉस्टल की। बहुत सारे कॉलेज की 80-90 हज़ार के आसपास फीस है। तो अकोमोडेशन फीस जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है डीयू के अंदर। और अगर आप टोटल हिसाब निकालोगे एक साल का, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बराबर ही आपको डीयू पड़ने वाली है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर एक ऐसा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है भाई, जो मतलब आपको समझना चाहिए कि डीयू जो है, बहुत सारे बच्चे ना डीयू को ड्रीम बना लेते हैं, डीयू के अंदर ही पढ़ाई करनी है। लेकिन डीयू के अंदर ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो हो सकता है आपके शहर वाले कॉलेज से भी बेकार कॉलेज हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो अभी आपके शहर वाले कॉलेज से भी ज़्यादा बेकार है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई उन कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप इग्नोर ही कीजिएगा, अवॉइड ही कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको डीयू का नाम आपको पसंद आ रहा है, आपको डीयू की फेम चाहिए तो किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर भाई हाईएस्ट पैकेज 2-3 LP तक ही जाता है राइट। तो
DU का मतलब ये नहीं कि सारे कॉलेज ही SRCC है या सारे कॉलेज हिंदू कॉलेज हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राइट, बट ऐसे कॉलेजेस भी DU के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं सोच के DU में एडमिशन हो रहा है, और ऐसे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हैं जहाँ पर ना एक्सपोजर मिल पाता है, ना ही अच्छी फैकल्टी मिल पाती है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल पाता है, और वो फिर सोचते हैं कि यार काश मैं अपने शहर वाले उस कॉलेज के अंदर पढ़ लेता, तो वो भी एक बहुत ही सही फैक्टर है। तो ये मैं सोच रहा हूँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो उसी के अंदर हम एडमिशन ले लेते हैं, और खासकर वो कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, मेरिट लिस्ट बहुत ही कम जाती है, तो वो कॉलेजेस है, ठीक है, आप समझ जाना जब भी आपका एडमिशन हो उस वक्त। इसके अलावा चलो एक और मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ DU नहीं बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी की बात है, और वो है एडिक्शन। कि भाई कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आपको फ्रीडम मिलती है तो वहाँ पर आपको एक अलग तरह की फ्रीडम मिलती है, और वहाँ पर आपको एडिक्शन लग सकता है किसी भी चीज़ का, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, और एडिक्शन जब भी लगता है तो एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो सही चीज़ नहीं होती है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं DU के अंदर भाई जो अलग अलग काम करते हैं तो वो एडिक्शन जो है वो आपको लग सकता है, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि जब एक फ्रीडम मिलती है कॉलेज के अंदर तो आपके पास दो डायरेक्शंस होती हैं, आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। एंड मोस्टली स्टूडेंट, नो डाउट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स एडिक्शन वाली जो डायरेक्शन होती है उसको चूज़ करते हैं, राइट। सो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको, मैं किसी को जज नहीं करता हूँ यार, कोई कुछ भी कर सकता है कॉलेज लाइफ के अंदर, लेकिन एडिक्शन वाली जो एक स्ट्रीम है, जो एडिक्शन वाली डायरेक्शन है, उसको अगर आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही था हमारा डेल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का रिव्यू, डेल यूनिवर्सिटी का पूरा रिव्यू। आई होप आपको एक कंप्लीट एक इंसाइट मिल गई होगी DU की, कि यार डेल यूनिवर्सिटी किस तरह की है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट मिलती है, किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर होता है, कौन कौन से कॉलेज DU के अंदर हैं, और किस किस तरह की पॉजिटिव बातें हैं, फेस कैसे होते हैं, या फिर सोसाइटीज़ किस तरह की है, कैंपसेस किस तरह के, कॉलेजेस किस तरह के। तो मेरी तरफ से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, अलग अलग कॉलेज के रिव्यूज़ लेकर के आते रहेंगे, जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस हैं उन सभी के। सिर्फ DU के लिए चैनल नहीं है, ये चैनल सभी यूनिवर्सिटीज़, सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।